जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कई बार हमने देखा क्या है ना कि जो यूट्यूब पे या कहीं और पे देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर नीचे से लड़कन होते हैं कि उस क्वेश्चन पर काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के बाद में एक क्वेश्चन को का जानकारी दिया जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो हमने वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या होगा कि आप जब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा और फिर उसके बाद में जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो ये है कि फ़ायदा होना क्या है? फ़ायदा ये होगा कि आपको फ़ास्ट रिवीजन हो जाएगा और प्लस में जो भी माइंड में आपको बार-बार जब चलते रहेंगे ना, तो आपको भूलने का काफ़ी कम चांस बन जाएगा, ठीक है? और देखिए सफलता का भाई कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ जाएगा। चाहे तो अभी कीजिए या तो बाद में कीजिए, मेहनत करना पड़ जाएगा। तो अभी कर लेने में फ़ायदा है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात और नो बकवास, कोई भी बकवास नहीं करते हैं हम। चलिए, क्योंकि समय सभी को इम्पोर्टेंट होता है। देखिए क्या बोला गया है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। जैसे में अब इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इलेक्शन कमीशन का हमारे भारतीय संविधान में जो बोला गया है आर्टिकल 324 में बोला गया है, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि किस प्रकार की संस्था है। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, जिस संस्था का अगर उसका संविधान में प्रावधान किया गया है यानी संविधान में उसका प्रावधान है तो समझिए कि वो संवैधानिक है। अगर संविधान में प्रावधान नहीं है, ठीक है, संविधान में प्रावधान नहीं है तो इसका मतलब क्या? जैसे में आप कोई कानून बना करके कोई कानून पारित कर करके उस संस्था का क्या किया गया है, वहाँ पे ऐड किया गया है और इसी कानून के तहत में वो क्या होता है कि संचालित होता है। लेकिन संवैधानिक में क्या होता है कि संविधान में इसके प्रावधान है और संविधान के अनुरूप ही क्या होता है ये कार्य करता है। तो वो होता है संवैधानिक, ठीक है? और ये जो होता है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हैं। और ये जो होता है सांविधिक, ये सांविधिक क्या होता है जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जैसे में कोई कानून बना करके कोई विधेयक या तो राज्यमंडल में या तो विधानमंडल में या तो संसद में विधेयक पास करके फिर उसको क्या किया जाता है, उसे स्थापना किया जाता है। उसे क्या बोल सकते हैं? तो ये सांविधिक संस्था है। समझ में आ गया? अच्छी बात है। जैसे में हम आपको बता देते हैं। जैसे में आप जानते हैं आरटीआई, आरटीआई क्या आप नाम सुने हैं? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये क्या है? तो ये एक सांविधिक संस्था है। इसे क्या किया गया है? तो इसे एक कानून बना करके इसमें संसद में पेश किया गया है। उसके बाद ये लागू हुआ है, ठीक है? तो इस प्रकार की संस्था क्या हो गई? सांविधिक जो संविधान में यानी देखिए अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो एकदम सिंपल सी बात है कि जिसका जो संस्था का बारे में संविधान में आर्टिकल में चर्चा किया गया तो समझ जाइए कि वो संवैधानिक है, ठीक है? समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो अब हमें यही चीज़ बताना है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चुनाव आयोग का चर्चा आर्टिकल में किया गया है ना संविधान के आर्टिकल में, आर्टिकल कौन में? तो आर्टिकल 324 में। तो आप समझ जाइए कि ये संवैधानिक संस्था है। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया संवैधानिक सांविधिक संस्था। और जिसका जो ना ही तो संविधान में है, ना ही कानून बना करके किया गया है, ऐसे ही किया गया है, ठीक है? तो जिस तरह से आप देख सकते हैं योजना आयोग, नीति आयोग इस तरह की जो संस्था है, ये तरह गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अब हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी-सी जानकारी है जो इकट्ठा कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो इलेक्शन कमीशन का चर्चा किया गया है 324 में। तो यह कौन प्र एक किस तरह की संस्था हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है, ठीक है? इसमें 3 गो मेंबर होते हैं, तो 3 गो मेंबर, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 गो होते हैं, 2 गो क्या होते हैं? जो चुनाव आयुक्त होंगे वो होंगे, ठीक है? सभी का मत जो होता है समान होता है, ठीक है? अच्छी बात है। अगर बात करते हैं कि ये जो होते हैं इसको नियुक्ति कौन करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति यानी और सबको नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर बात करते हैं इसका कार्यकाल कब तक होता है, तो या तो 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा, उसको बाद ये भी क्या हो जाएँगे, ये रिटायर हो जाएँगे, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? तो सुकुमार सेन। ये पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन काफ़ी हिट क्वेश्चन है, तो इसे आप भूलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? अब हम बताते हैं आपको चलते हैं कि ये जो था, ये इलेक्शन कमीशन, ठीक है? ये इलेक्शन कमीशन काम क्या करती है? आखिर इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि बिना काम का तो कोई आदमी यहाँ पे है। तो ये इसका काम क्या है? जैसे में प्रेसिडेंट है, उसका चुनाव करवाती है, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट का, फिर उसके बाद में लोकसभा का, फिर उसके बाद में राज्यसभा का, फिर उसके बाद में विधानसभा का, फिर विधान परिषद का, ये सब का क्या करवाता है? ये चुनाव करवाता है, ठीक है? अच्छी बात है। फिर उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये ये प्रेसिडेंट का हो गया।
अगर हम इसकी बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की एक बात हम और क्या कर लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि जैसे में अब कोई पार्टी है तो उसको चुनाव चिन्ह देना है, तो चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करता है? तो चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करता है? यही काम करता है। किसी पार्टी को राज्य स्टेट का पार्टी बनाना है, यानी स्टेट लेवल का पार्टी बनाना है या नेशनल लेवल का पार्टी बनाना है, ये सभी काम कौन करता है? किसके देख-रेख में होता है? यही सब देने का काम करता है, चुनाव आयोग काम करता है। यहाँ तक तो क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में, और फिर उसके बाद में आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? देखिए अभी हमने बताया और तुरंत आ भी गया। तो कौन थे अभी हमने चर्चा किया है, तो क्या इस हम क्वेश्चन में देरी होना चाहिए? तो कौन? सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? देखिएगा भारत में कार्यपालिका के प्रधान की अगर बात बोलते हैं, देखिएगा अभी की बात करते हैं ये आर्टिकल 52 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है कि आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है, आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है। और ये 53 में क्या बोला गया है कि ये राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का ये प्रमुख होगा, ठीक है, कौन? तो राष्ट्रपति। तो क्या ये वास्तविक प्रमुख होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो किसके हाथ में चली जाती है? तो वो चली जाती है ये प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से राज्य में भी होगा, तो राज्य में हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, और वास्तविक कहेगा तो सीएम के पास में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है? देखिएगा गणराज्य का मतलब समझते हैं, जैसे में गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जैसे में देश का सर्वोच्च व्यक्ति, यानी सर्वोच्च व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन होता है देश का? राष्ट्रपति ही होते हैं। तो सर्वोच्च व्यक्ति का क्या किया गया हो? जैसे में अभी व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति जो है ये सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, तो सर्वोच्च पद पर जब बैठा हुआ है तो इसका चुनाव अगर क्या होता है कि चुनाव निर्वाचन हो गया है, निर्वाचन होकर के भेजा गया है, यानी मतलब कि चुनाव करके भेजा गया है, ठीक है। और एक क्या होता है कि देश के सत्ता पर बैठा हुआ है उसका चुनाव निर्वाचन होकर के नहीं हो, मतलब कि वो जो गद्दी के पर बैठा है वो निर्वाचित होकर के नहीं बैठा है, ठीक है। जैसे में राजा, क्यों राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटी रानी बनेगी, ठीक है। तो वो भी देश का प्रमुख है। तो ये भी जैसे में अब ये क्या है? ये जो देखिए जैसे में ये इंडिया है, एक तरह से अब एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं, ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में जानते हैं, ब्रिटेन में आज तक आप राष्ट्रपति को नहीं सुने होंगे कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ का आप सुनते हैं राजा और रानी, ठीक है। जिस तरह से इंडिया में, जिस तरह से अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में जिस तरह से राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी, उस तरह से वहाँ में, कहाँ में? तो ब्रिटेन में हूबहू क्या है? वो है राजा के हाथ में है, ठीक है, राजा के हाथ में। लेकिन यहाँ के राजा का चुनाव क्या होता है? तो कहिए कि नहीं, चुनाव नहीं होता है। और या इंडिया के जो प्रथम व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रपति हैं, इनका चुनाव होता है? तो कहिए कि हाँ, चुनाव होता है। तो जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है उसका चुनाव अगर होता है तो समझिए कि वो गणतंत्रात्मक है, और जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है और चुनाव नहीं होता है तो समझिए कि वो राजतंत्रात्मक है। तो आपको सामने एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि क्या ब्रिटेन जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि नहीं है? तो हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। इंडिया भी लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी इंडिया में भी लोकतंत्र है और ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या आता है कि यहाँ गणतंत्र है। कहाँ गणतंत्र है? तो इंडिया में गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ देश के सर्वोच्च व्यक्ति जो होते हैं वो चुन करके भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ में ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो चुन करके नहीं गया है। आ गया समझ में? यही बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है? अब देखिए गणराज्य है, तो अभी हमने बोला कि जहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति चुन करके भेजा जाता है, तो देखिएगा यूके में चुन करके भेजा जा रहा है? नहीं, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। तो जब पहले खत्म हो गया तो देखिएगा पहला दूसरा तीसरा में जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला दूसरा, तो क्या ये भी होगा? तो ये भी नहीं होगा।
देखिए क्वेश्चन आपके सामने एकदम हूबहू निकल करके आ गए। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में होता है, यानी देश का सर्वोच्च व्यक्ति है उसका चुनाव होता है, तो ये क्या है? गणतांत्रिक व्यवस्था है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा, मान लीजिए कि ये संसद है, ठीक है? संसद के कितने सदन हैं? तो कहिए कि 2 ही सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। एक है लोकसभा है और एक क्या है? राज्यसभा है। अब देखिएगा, महाभियोग जब आता है ना, तब कोनों में भी आप लेकर के आ सकते हैं। या तो आप लोकसभा में लेकर के आ जाइए या तो आप राज्यसभा में लेकर के चले आइए, ठीक है? तब आपको ये दिमाग में एक बात खटकता होगा, ठीक है? क्या? कि अच्छा, जब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लेकर के आएँगे, तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लेकर के आएँगे, तो क्या ऐसे ही उठेंगे-पुठेंगे लेकर के चले आएँगे? अरे! ऐसा थोड़ी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन पर महाभियोग लाने के लिए क्या होना होगा, 14 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा। महाशय, हम आप पर महाभियोग लाना चाहते हैं। ठीक है, महाभियोग लाना चाहते हैं, 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना पड़ेगा और वो भी महाभियोग लाने से पहले 1/4 सदस्य को आपको मंजूरी मिलनी चाहिए। संसद के 1/4 यानी जिस सदन में लेकर के आ रहे हैं तो 1/4 सदस्य जो है उसका मंजूरी मिलना चाहिए कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं, तो पहले संसद को राजी कर लीजिए 1/4 के, ठीक है? तो अब 14 दिन पहले क्या दीजिएगा, राष्ट्रपति को सूचना दीजिएगा कि हम महाशय आप पर महाभियोग लगाना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, अब मान लीजिए कि पहले हम लोकसभा में लेकर के आते हैं, ठीक है? महाभियोग की प्रक्रिया पहले लोकसभा में लेकर के आएगा। तो लोकसभा में लेकर के आ गए ना, तो 2/3 सदस्य यहाँ से पारित कर देगा, तब ये कहाँ जाएगा? तब ये जाएगा राज्यसभा में जाएगा, ठीक है? तो राज्यसभा भी 2/3 सदस्य पारित कर देगा, जैसे ही राष्ट्रपति अपने पद से क्या कर देंगे? छोड़ देंगे कि ले, हम छोड़ दिया तेरे को, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके सामने बन जाते हैं। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व कितने दिन पहले सूचना देनी चाहिए? 14 दिन। कितने सदस्यों को मंजूरी मिलनी चाहिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए? कितने सदस्यों को मंजूरी? 1/4 सदस्य को। अगर बात करते हैं कि संसद में जब पास होगा तो कौन सा बहुमत से पास होगा? तो विशेष बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत क्या हो गया? विशेष बहुमत से पास होगा, तबे हम ला सकते हैं। अच्छा, तो ये सब जो प्रक्रिया आपने देखा, ये कोई ना कोई तो आर्टिकल में चर्चा किया होगा। यस, बिल्कुल। तो कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट, इसी में महाभियोग का चर्चा किया गया। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया लिया कहाँ से गया है? ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है ना। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया जो लिया गया है ना, ये अमेरिका से लिया गया है। कौन से? तो ये अमेरिका देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। देखिएगा, इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया, ठीक है? इसका पूरा चीर-फाड़ कर दिया, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो आप बताइएगा, क्या अभी तक कोई राष्ट्रपति हुए हैं जिन पर महाभियोग आया है हमारे देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिएगा, ये सब जो आर्टिकल आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 80 के बारे में जानते हैं, तो आर्टिकल 80 में क्या बोला गया है? राज्यसभा का गठन के बारे में बोला गया है। राज्यसभा का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 80 में। तो आर्टिकल 81 में क्या है? तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का है, ठीक है? अच्छी बात है। आर्टिकल 71 में क्या बोला गया है? तो देखिएगा, 71 में बोला गया है कि जिसमें अब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। अब दोनों में मतभेद हो गया, यानी चुनाव को लेकर के नामंजूरी है, कुछ ना कुछ हुआ है चुनाव में, ठीक है? यानी विवाद है। तो वो सभी का निपटारा कौन करेगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो कौन से आर्टिकल के तहत में? तो यही आर्टिकल नंबर 71 के तहत में करेगा। समझ में आया? चलिए आगे। अगर हम बात करते हैं किसकी, तो ये बात करते हैं हम इसकी, आर्टिकल नंबर 32 के। तो इसमें संवैधानिक उपचार की बात किया गया है। कैसा? संवैधानिक उपचार की बात किया गया है, जिसके तहत में क्या होता है, आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो 5 तरह के रिट जारी करती है, 5 तरह के रिट जारी करती है। तो इसमें रिट से प्रावधान है, ठीक है? और हाई कोर्ट कितने के तहत? तो हाई कोर्ट 226 के तहत। देखिएगा, इतने सारे हम आपके सामने जानकारी रख दिया, ठीक है? और सेशन आपको अच्छा लगता होगा तो थोड़ा-सा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा चैनल है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है सो। आगे क्या बोला गया कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो क्या ये सब क्वेश्चन बताने लायक है? कितने राज्य हैं?
कितने राज्य हैं खुद बताइए? 28 राज्य हैं, लेकिन 2012 का क्वेश्चन है, 2012 के बला में तो खैर 2012 में भी 28 को होगा। ठीक है, चलिए अभी कितने राज्य हैं? अभी 28 राज्य हैं, हम अभी के अनुसार देख रहे हैं, अभी कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, लोकसभा का प्रधान कौन होता है? ठीक है, लोकसभा का प्रधान यानी लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होंगे, तो बहुमत प्राप्त दल के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 के तहत में कौन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं, अच्छा आपसे कोई पूछ देगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जी, तो कहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव कहाँ से होता है? लोकसभा का चुनाव होता है, यानी संसद का चुनाव होता है। अब ये सांसद के जो नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अब देखिएगा इस कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है नियुक्ति को? तो 75 में कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति जी करते हैं। अच्छी बात है। तो और मंत्रियों की नियुक्ति भी तो कोई करता है नहीं? तो हाँ बिल्कुल, कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फलानवा के कर दीजिए, ठीक है ना, भलुके पढ़ल लिखल नहीं है लेकिन इसको कर दीजिए, बना दीजिए ना, क्या कीजिएगा, बना दीजिए। तब ये राष्ट्रपति जी इसको फिर शपथ दिलवाते हैं कि चलो शपथ लो रे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? तो आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्या बोला गया है सो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर ये बोला गया है 385 कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अब देखिएगा पहले यहाँ पे हम समझ जाते हैं, एक ऑल इंडिया सर्विस है और एक है सेंट्रल सर्विस। पहले समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस है, एक है ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस है, और एक क्या है? सेंट्रल सर्विस है। ठीक है, अब पहले दोनों को जानते हैं, आपको पहले डिफरेंस हम समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए सब्र कीजिएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से हम आपके सामने आते हैं। ठीक है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है हमारा, हमको सिर्फ और सिर्फ आपको समझा देना है ताकि आप अच्छे तरीके से आप समझ जाइए और कंपेयर करके देख लीजिएगा। अगर आपको हाँ भले मेरे राइटिंग के प्रति आपको शिकायत रहता होगा, बट क्या कर सकते हैं भाई, जितने पास मेरे पास सुविधा है ना, हम उसी से ना कर सकते हैं। हाथ से लिखते हैं तो समझ ही रहे हैं। तो चलिए देखिए, हम अब बहुत तरह से कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके हम दे सकें। अब देखिएगा ऑल इंडिया सर्विस की अगर हम बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है अखिल भारतीय सेवा, आई सेंट्रल सर्विस का केंद्रीय सेवा। ठीक है, देखिएगा ऑल इंडिया सर्विस में क्या होता है कि ये जो होता है इसके तहत में जो सर्विस करता है, ये सेंट्रल लेवल पे भी कर सकता है, ठीक है, और ये स्टेट लेवल पे भी कर सकता है। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी कर सकता है। यानी ये जो व्यक्ति होता है केंद्र सरकार में भी नौकरी कर सकता है और ये स्टेट सरकार में भी यानी राज्य सरकार में भी नौकरी कर सकता है। ठीक है, होता तो केंद्र सरकार का ही है, लेकिन ये दोनों जगह पे क्या कर सकता है? काम कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत में। ठीक होता है, दोनों जगह ये व्यक्ति काम कर सकता है। लेकिन सेंट्रल सर्विस में क्या होता है ना कि ये होता है केंद्र सरकार का, ठीक है, और जो काम करेगा ना वो केंद्र सरकार के लिए ही करेगा, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार के लिए काम करेगा या कोई राज्य के लिए काम करेगा। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करेगी। और ये वाला जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी में भी काम कर रहा है अखिल भारतीय सेवा, और ये स्टेट गवर्नमेंट के में भी अंदर में काम कर रहा है। अब जैसे में अब हम समझाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे में आप आईपीएस के बारे में सुने हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस, यानी आप एसपी, चलिए एसपी, इससे एसपी बनता है। अब देखिएगा इंडियन पुलिस सर्विस की अगर बात करते हैं तो एसपी जो होता है, तो एसपी जो होता है ये किसके अंडर में काम कर रहा है? स्टेट में आकर के काम करता है। तो स्टेट में भले ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन स्टेट में आकर के काम कर रहा है ना। और कभी कभी आप सुनते हो कि एसपी को फलना मंत्रालय में क्या सचिव बना दिया गया, तो देखिएगा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया। तो अब देखिएगा ये एसपी हो गए, डीएम हो गए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गए, आईएफएस जिसको बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गए, ये सभी के सभी जितने जो हैं ये सभी के सभी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत में आते हैं, यानी ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस, यहाँ पे हम फॉरेस्ट बताए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इंडियन फॉरेन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा। तो भारतीय विदेश सेवा यानी विदेश मंत्रालय में कोई काम कर रहा है तो वो राज्य सरकार को इन्फॉर्म करेगा क्या, कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा? मान लीजिए कि कजाकिस्तान में कुछ हुआ, मान लीजिए कि चाइना वाला कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो क्या नीतीश जी को फोन करके कहेगा हेलो चचा ऐसे हो गया है क्या करें? ऐसा नहीं ना, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में फोन करेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। समझ में आ गया?
अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा में अंतर क्या हो गया सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद क्वेश्चन को बनाइएगा। अब हम वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे आकर के कि देखो जी इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा जी, इसका आंसर ये होगा, ये का भैया बिल्कुल वैसा नहीं करना है। वैसे कीजिएगा कहाँ तक करते रहिएगा, उतना दिन से तो करते आ रहे हैं ना। नहीं वैसा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा सब्र कर करके पढ़िएगा ना, काफी ऊंचाई तक पहुंचिएगा, ठीक है। और उसी तरह जो भेड़िया वाला चाल चलिए कि चल रहे हैं भैया चल रहे हैं, जितना मैक्सिमम करवा दो, तो संभव नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या हमें अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो सब डीएम बन करके आता है, एसपी बन करके आता है, ठीक है, तो वो अब खुद बताइएगा वो किस में आएगा, ऑल इंडिया सर्विस में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नहीं पूछा है, तो ये भी तो नहीं होगा। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के बारे में पूछा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये आईएएस है, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, डीएम बन करके जो आता है, ठीक है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये क्या है, अखिल भारतीय सेवा है ना जी, ऑल इंडिया सर्विस है ना, एआईएस ना है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस, तो ये कौन, ऑल इंडिया सर्विस है ना जी, तो क्या होगा आप खुद बताइएगा, आप खुद आंसर दे दीजिएगा। देखिएगा इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस की बात करते हैं यानी इंडियन फॉरेस्ट ये फॉरेन सर्विस, विदेश मंत्रालय में कोई काम कर रहा है, नीतीश चाचा को फोन करेगा, चाचा ऐसा बात हो गया है क्या करें, ऐसा नहीं ना, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में फोन करेगा, ठीक है। अब तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, खुद बताइए। देखिए आपके सामने, आप आंसर खुद दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है। अब देखिएगा धन विधेयक की बात करते हैं तो देखिएगा धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर काम करता है कि बोल देता है कि हाँ ये धन विधेयक है और उसमें धन से भी कुछ प्रावधान होने चाहिए, ठीक है। और लोकसभा अगर धन से प्रावधान है, लोकसभा स्पीकर बोल दिया कि नहीं है धन विधेयक तो नहीं है, अगर वो बोल दिया कि नहीं है ना तो नहीं भी है, ठीक है। ये स्पीकर पे भी इसे मन निर्भर करता है, ठीक है। तो अब समझ जाइए कि अगर स्पीकर वैसा है तो समझिए कि क्या कर सकता है, लेकिन स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप स्पीकर का पद में आपको निष्पक्ष रहना चाहिए क्योंकि आपको विरोधी को भी बात सुनना है और आपके सपोर्टर में उसको भी बात सुनना है, ठीक है। चलिए खैर ये सब तो हमें क्या, हम लोग तो राजनीतिक में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सीधा पढ़ना क्या है जो पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा धन विधेयक की चर्चा करते हैं तो ये धन विधेयक का चर्चा कहाँ पे किया गया है आर्टिकल में, तो धन विधेयक का चर्चा किया गया है आर्टिकल 110 में किया गया है। और आर्टिकल 109 में जानते हैं क्या बोला गया है, आर्टिकल 109 में बोला गया है ना धन विधेयक की प्रक्रिया, नहीं समझ में आया, अब हम यहीं पे हैं, हम बिल्कुल समझाएंगे आपको। देखिएगा धन विधेयक की प्रक्रिया, जैसे में अब जो धन विधेयक जो होगा ना, ये धन विधेयक क्या होगा ना कि हमेशा लोकसभा में आएगा। कौन सी सभा में आएगा, लोकसभा में आएगा। क्या राज्यसभा में आ सकता है, नहीं। अगर आ गया ना तो आ गया कैसे, अबे नहीं करेगा, ठीक है ना, आएगा कैसे, अबे नहीं करेगा। ये हमेशा और हमेशा क्या आता है, लोकसभा में, और लोकसभा से कहा जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा जानते हैं क्या कर सकता है इस पर, ये धन विधेयक जैसे में कोई धन विधेयक आया है तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ उसको सजेशन दे सकती है, सुनिए ना इसमें ये वाला संशोधन कर दीजिएगा, ये वाला ठीक नहीं लग रहा है। अब ये लोकसभा माने या नहीं माने एक मन की बात है। अगर इसको नहीं भी इच्छा है कि नहीं ये वाला ठीक नहीं है ये वाला, तो जी नहीं, अगर लोकसभा मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो कोई ठीक, यानी केवल केवल ये सलाह दे सकता है कि हाँ ये वाला ऐसे कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, और माने या ना माने ये लोकसभा पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये यहाँ जो है राज्यसभा में इसको मन है कि हम नहीं पास करेंगे तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम 14 दिन रख सकता है। अगर 14 दिन रख लिया तो 15वां दिन खुदे से पास हो जाएगा, तुम मत पास करो। समझ में आ गया, 15वां दिन ये खुदे से पास हो जाता है, समझ में आ गया। यानी धन विधेयक के मामले में क्या राज्यसभा को शक्ति प्रदान है, तो कहेगी काहे को शक्ति प्रदान है, तो इस यहाँ पे लैबे का काहे करता है, आपको तो ये भी कहना होगा कि कहे लैबे करता है, जब एकर कोई बतवे नहीं मानता है कुछ कहबे तो लैबे करता करता कह रहा, खाली एकरा से पास करवा ले, झूठो मूठो नहीं लेकर के आना है तो नहीं। यहाँ पे कुछ प्रावधान दिया जाता है तो इसको लाज कराने लगेगा लोकसभा को, तक कहे कि अच्छा भाई ठीक है कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब देखिएगा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर मेरे सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, और हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या, और हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, किसके बारे में, ये आर्टिकल 105 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा आर्टिकल 105 के बारे में चर्चा के बाद क्या बोला गया है। अब जैसे में
क्या होता है ना कि संसद है, तो अब संसद में व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बोलता है, ठीक है, बोलता है। तो जो बोला है ना, जो भी बोला है या जो उसको विचार जो संसद में रखा है, उसको न्यायालय में आप नहीं लेके जा सकते हैं, यानी न्यायालय में आप नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल के तहत? 105 के तहत। यानी न्यायालय में इसे क्या किया जा सकता है? सुनवाई नहीं किया जा सकता है। जो संसद में संसद के द्वारा कुछ बोले गए कुछ वक्तव्य है, उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये आर्टिकल नंबर 115। आर्टिकल नंबर 115 में क्या है? जो संसद के सदस्य है ना, उसको वेतन भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। क्या? तो वेतन भत्ता। तो वेतन भत्ता कहाँ पे है? तो आर्टिकल नंबर 115 में चर्चा किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक आर्टिकल आपके सामने और बच गया, ठीक है। ये एक आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल नंबर है 88। ये 88 में क्या बोला गया है? आपको तो लग रहा होगा ना कि 88 में क्या बोला है भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। तो हाँ, बिल्कुल है 88 में क्या है से। अब देखिएगा 88 में क्या है। जैसे में अब संसद की कार्यवाही हो रही है, संसद काम कर रहा है। अब कोई सदस्य है संसद का, अगर उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, तो वो प्राप्त कर सकता है। ये किसके तहत? ये आर्टिकल 88 के तहत में संसद की कार्यवाही को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार 88 के तहत संसद के सदस्य को है। समझ में आया? यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। चलिए आगे बोला क्या गया है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिएगा, अगर बात करते हैं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की, तो 555 हो सकता है, ठीक है, 555। जिसमें से अगर बात करते हैं तो जिसमें से 530 जो होगा ये कहाँ से चुन करके जाएगा? तो ये स्टेट से चुन करके जाएगा। और 20 जो चुन करके आएगा ये कहाँ से? यूनियन टेरिटरी से। और 2 गो जो होगा एंग्लो इंडियन होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहीं पे हम बता देते हैं, कमेंट बॉक्स में कहाँ पे जाइएगा। कमेंट बॉक्स में तो पता नहीं, कोई कमेंट ही नहीं करते हैं। अच्छा देखिएगा, अब हम बताते हैं ये आर्टिकल 331 के तहत में क्या होते हैं ना, राष्ट्रपति जी जो हैं ये एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है। कितने इंडियन लोग एंग्लो इंडियन को? 2 एंग्लो इंडियन को, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? अब आंसर हमें हमारे पास में आ गया होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर 2, यानी 552 को मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? अब पहले बताइएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी 2 गो सदन, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी 2 सदन। अब देखिएगा, 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये किसका है आवश्यक तत्व है? तो ये संसदीय प्रणाली का है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में ही आप देखते हैं कि एक तरफ में लोकसभा होता है और एक तरफ में राज्यसभा होता है, ठीक है। अब आप ये बताइएगा, इसका हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे, कौन होते हैं जो देते हैं कि संसदीय प्रणाली जो है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। हमने कई बार बताया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइएगा, ठीक है, कहाँ से लिया गया है संसदीय प्रणाली को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम बता दें क्या इसके बारे में? चलिए बता देते हैं। अब देखिएगा, अध्यक्षीय प्रणाली के बाद बोलते हैं, तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है ना कि जहाँ का देश के प्रमुख क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्रपति है। जिसमें आप वहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे देश के प्रमुख, आप अमेरिका में देख लीजिए, तो वहाँ के जो प्रमुख वहाँ जो है, जैसे में भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। और लेकिन वहाँ में, कहाँ में? अमेरिका में है जो अध्यात्मक व्यवस्था है, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो अध्यक्ष होते हैं यानी प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष है वही सर प्रमुख है। लेकिन भारत में वैसा बात नहीं, भारत में संसदीय प्रणाली है, ठीक है। और वहाँ में अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में अध्यात्मक प्रणाली है। देखिएगा, संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? देखिएगा, संघीय प्रणाली का, जैसे में संघीय प्रणाली में क्या होता है ना कि एकात्मक व्यवस्था उसमें ज्यादा है। यानी आप स्टेट लेवल समझिए कि स्टेट लेवल की सरकार वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, ये है भी तो बहुत कमजोर है। यानी एकदम संघ बनाए हुए है, एकदम एकात्मक सेंट्रलाइज पावर इकट्ठा किए हुए है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अगर आपको और कहीं मिलेगा तो हम फिर उसके बाद समझाते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनर्विलोकन समझते हैं? समझाते हैं हम। देखिएगा, ये सब चीज टॉपिक ना थोड़े से रटिएगा ना तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाइएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं। आप आर्टिकल नंबर 13 को जानते हैं? आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 13 में क्या बोला गया है कि जैसे में अगर विधायिका जो है कोई कानून बनाती है, ठीक है, और वो कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ है,
तो वो जानते हैं क्या हो सकता है? ये आर्टिकल 13 के तहत में, कौन? आर्टिकल 13 के तहत में सुप्रीम कोर्ट इस ये जो विधायिका जो कानून बनाई है ना, उसको शून्य घोषित कर सकता है, यानी अमान्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो आर्टिकल 13 के तहत, तो ये किसके लिए? तो ये फंडामेंटल राइट के लिए। तो क्या आर्टिकल सिर्फ 13 ही? देखिए, पुनर्विलोकन मतलब क्या? उस पर क्या हम लोकन कर रहे हैं, ठीक है? उसको जांच पड़ताल हम कर रहे हैं, पुनर्विलोकन, ठीक है? पुनः मतलब फिर से, विलोकन मतलब हम जांच पड़ताल कर ही रहे हैं उस पर। अब देखिएगा, ये आर्टिकल 13 के तहत ये फंडामेंटल राइट, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 से 35 में फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा किया गया है। समझ में आ गया? ये आर्टिकल 13 के बारे में। तो क्या अभी आंसर हो जाएगा? अभी आंसर पर नहीं पहुंचते, अभी हम और आपको समझाना है, ठीक है? अब जैसे में क्या होता है ना कि अब अपने रीट के बारे में जाना होगा। रीट, रीट के बारे में हमने बताया है, आर्टिकल 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और आर्टिकल 226 के तहत में हाई कोर्ट भी रीट जारी करती है, यही वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसके तहत भी पुनर्विलोकन होता है, ठीक है? इसके तहत भी पुनर्विलोकन होता है। अब लेकिन अब हमें यहाँ पे और भी चलना है हमें, ठीक है? ठीक है? अब हमें क्या चलना है? तो ये काम कौन कर रहा है? तो ये सब काम कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति कर रहे हैं। सॉरी, राष्ट्रपति कह रहे हैं। ये सब काम कौन कर रहा है? अभी हमने देखा, ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ठीक है? ये कौन काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। लेकिन जैसे में अब ये आर्टिकल 226 के तहत में काम कर रहा है कौन? हाई कोर्ट काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? हाई कोर्ट। लेकिन जो अधिकतर जो मामले होते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन वाले, वो कहाँ पे आके चल जाते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट में ही देखे जाते हैं, ठीक है? इसके मामले में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अधिकार दिया गया है, पावर दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसे नहीं उतना दिया गया है। कितना नहीं दिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन के मामले में किसे नहीं दिया गया है? तो ये हाई कोर्ट को उतना पावर, यानी समझिए कि नगण्य के बराबर दिया गया है। इसे रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन में जो पावर जो दिया गया है, किसे दिया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। समझ में आ गया? चलिए, हमें वो जो बताना था, ये 226 ये रीट वाले बताना था, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो ये बिल्कुल भी भूल नहीं कर दीजिएगा कि हाई कोर्ट को भी लपेट ले, नहीं, एकदम भूल नहीं करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। आगे आंसर क्या होता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां अंतर्निहित है, ठीक है? अब जो हम यहाँ पे अभी जो चर्चा कर रहे थे पीछे, अब यहाँ पे आपको काम दे देगा, ठीक है? तो देखिएगा, किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल नंबर अभी हमने 13 देख लिया कि 13 में क्या देखा कि फंडामेंटल राइट अगर कोई विधानमंडल या सॉरी ये विधायिका लेकर के आती है, तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने चर्चा किया, लेकिन फंडामेंटल राइट के बारे में है। अब क्या होता ना है कि जैसे में, अब देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां अंतर्निहित है, ठीक है? अब देखिएगा 13 भी है, ठीक है? ऐसा बात नहीं है कि 13 भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं 32 भी है, ठीक है? और 226 भी है, अभी हमने चर्चा की है, ठीक है? अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब हमें एक बात बताइएगा, अब आर्टिकल 368 के तहत में क्या होता है कि कोई भी जो है संविधान में संशोधन हो सकता है, ठीक है? कोई भी संविधान में संशोधन हो सकता है। अब आप हमको ये बताइएगा, जैसे में अब कोई बिल लेकर के आती है, विधायिका लेकर के आती है, तो वो विधायिका बिल लेकर के आती है, तो जैसे में अब कोई ना कोई तो वो संशोधन करेगी ही करेगी, ठीक है? जैसे में मूल अधिकार में कुछ ना कुछ लेकर के आई है, ठीक है? उसको जोड़ना है या हटाना है, कुछ भी करना है, तो वो क्या कर सकती है? तो वो कर सकती है, यही बात है कि वो संविधान में संशोधन करेगा। तो संविधान में संशोधन करेगा, तो संविधान में संशोधन करेगा तो कौन से प्रक्रिया को लेकर के आएगा? कौन से आर्टिकल का यूज करेगा? आर्टिकल नंबर 368। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से, ये आर्टिकल 368 है, प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन को नहीं दर्शाता है। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यानी अदालतों ने मान के रखा है कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन में ये भूमिका निभाता है। कौन? आर्टिकल 368, यानी संविधान संशोधन का जो आर्टिकल 368 है, वो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप में आपको ये डायरेक्ट 13 आपको देखने को मिल भी सकता है, ऐसा, ठीक है? लेकिन ये किसके लिए? तो फंडामेंटल राइट के लिए। ये किसके लिए? तो फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट का चर्चा नहीं किया है। अगर करता तो हम डायरेक्टे मार करके निकल जाते, लेकिन नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ये काम करता है। कौन? तो आर्टिकल 368।
तब यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 368। समझ में आएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन ना थोड़े अच्छे किस्म के क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो रटने से तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। और कई बच्चे होंगे कि अरे एक नंबर से क्या होगा, भैया एक ही नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक ही नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ जा रहा है, सालों साल मेहनत लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है, रटिएगा तब कहाँ तक जाइएगा, कितना दूर तक आगे बढ़ के पाइएगा। बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीते जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। चलिए इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। जो आर्टिकल यहाँ दिया गया है, यहाँ के तो बारे में हमने देख ही लिया। तो आर्टिकल नंबर 368 हो जाएगा। संविधान संशोधन के तहत में इसको अप्रत्यक्ष बोला गया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। ये आपको देखवे किया हमने, आर्टिकल 13 को देखा कि शून्य घोषित कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट के मामले में कोई विधेयक पास होती है, अब वो मूल अधिकार को हनन कर रही है, तो वो आर्टिकल 13 के तहत में सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है कि चलो निकलो दूसरी गली से। अब आर्टिकल नंबर 108 जिसमें क्या होता है कि आर्टिकल 108 में क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग का आयोजन होता है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का आयोजन होता है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा याचिका है, क्षमा याचिका, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। देखिए अभी हमने चर्चा किया था, उच्च न्यायालय की चर्चा किया कर दिया था ना, तो उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत में, तो उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत में, 226 के तहत में हाई कोर्ट, ठीक है। तो अब हम आपको सामने यहाँ पे एक बार रख देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो चले। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध, और एक क्या है, उत्प्रेषण, ठीक है, और एक क्या है, अधिकार परीक्षा। ये पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, अधिकार परीक्षा। अब इसके बारे में अर्थ बता देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो उससे क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय में आपको 24 घंटे के अंदर में क्या करना है, उसको हाजिरी दिखाना है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि सशरीर उपस्थित करना, क्या सशरीर उपस्थित करना, इसका अर्थ होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि सशरीर उपस्थित करना क्या तात्पर्य है बंदी प्रत्यक्षीकरण से। परमादेश मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट या जैसे में सुप्रीम कोर्ट, और रिट भी कौन जारी कर रहा है, रिट जारी कर रहा है हाई कोर्ट, तो ये भी आदेश दे सकता है। कोई भी संस्था है जो गैर सरकारी संस्था है उसको भी दे सकता है, या सरकारी संस्था को भी दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल ये सबको नहीं कर सकता है। परमादेश उसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, यानी कोई न्यायालय अगर चाहती है, ठीक है, उच्च न्यायालय कि निचले अदालत में जो चीज चल रहा है उसको रोक दिया जाए, ठीक है, कोई विशेष महत्व के मामले के मुद्दे पर या कुछ भी हो सकते हैं, अगर रोकना चाहती है तो प्रतिषेध, उसको प्रतिषेध बोलते हैं। और उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण में क्या होता है कि जैसे में आप कोई मामला छोटे न्यायालय में चल रहा है, यानी जिला न्यायालय में चल रहा है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसे हमें दे दो, तुमसे नहीं संभलेगा, हम इसे संभाल लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण। तो यही उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पोस्टमार्टम। तो पूछा कि पोस्टमार्टम किसे बोला जाता है, तो ये उत्प्रेषण को। अधिकार परीक्षा के तहत में क्या होता है कि कोई अधिकारी अपने अधिकार से क्षेत्र से बढ़ करके कोई काम करने लगता है, तो वही जो होते हैं या तो हाई कोर्ट पूछेगा या तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। यानी समझिए कि अधिकारियों को भी बंदिश लगाता है कि मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इतना अच्छा बात बोला गया है, समझ गए। तो चलिए दोनों को दोनों कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बात करते हैं ये आर्टिकल नंबर 111 का, इसमें क्या है, जैसे में अब लोकसभा में कोई बिल था, ठीक है, राज्यसभा में कोई बिल था, ये दोनों के दोनों यहाँ से पास होकर के यहाँ आएगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। अभी बिल है, ठीक है ना, यानी विधेयक है अभी। और जब तक ये प्रेसिडेंट साइन नहीं कर जाते हैं तब तक ये कानून नहीं बनेगा, तब तक ये कानून बिल्कुल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी साइन करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास में गया, ठीक है, तो या तो वो साइन कर दें कि हाँ ठीक है साइन कर दिया, या तो वो कहेंगे एक बार फिर से देखो, लौटा दिए, ठीक है, यानी जो एक बार फिर से देखो। और फिर तीसरा बार में क्या हो सकता है, या तो इसको रख ले सकते हैं। तो यही आर्टिकल अगर उनको स्वीकृति देना है यानी पास करना है, तो आर्टिकल 111 के तहत में क्या कर सकते हैं, कोई भी बिल को पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आर्टिकल 32 देखा, अब आर्टिकल 54 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 54 क्या बोला गया है, प्रधान ये राष्ट्रपति की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की थी निर्वाचन, क्या, तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का क्या है, इसमें निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है। क्या बोला गया है, तो निर्वाचन के बारे में बोला गया है आर्टिकल नंबर 54 में, किसका, तो राष्ट्रपति का,
ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं एजी, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 में ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है ना कि भारत सरकार के, ठीक है, महाधिवक्ता है, ठीक है, ठीक, महाधिवक्ता है और एक होता है, सॉरी हमने उल्टा बता रहा है, महाधिवक्ता के बारे में हमने महान्यायवादी समझ गया, महान्यायवादी, चलिए अब चल गया तो बताइए देते हैं। महान्यायवादी की अगर बात करते हैं जिसको बोलता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इसको क्या जानते हैं, आर्टिकल 76 में इसका चर्चा किया गया। इसका काम क्या होता है, देखिए ये बता दिए हैं तो हम उसको तुरंत बता देते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है ना कि जैसे में सरकार के यानी सरकार का ये कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है। अगर इसे कहीं न्यायालय में जाना है यानी भारत सरकार पर कोई केस किया है, ठीक है, तो उसको काम देखने का काम कौन करेगा, क्या भारत सरकार मोदी जी जाएंगे सर हर एक न्यायालय में बैठे उच्च न्यायालय में कि हाँ खड़ी हो जाइए, नहीं, वो सब काम कौन देखेगा, ये सब यही सब काम देखता है। और इसको सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल के आप सुने होंगे, ठीक है, वो भी नियुक्त किया जाता है इसको सहायता करने के लिए, किसको, महान्यायवादी के। अच्छा अब बात है, अब यहाँ पे चलते हैं। अब हम जब ने यहाँ पे देखा तो जिस तरह से सेंट्रल में कहा था एजी था, अटॉर्नी जनरल था, तो उसी प्रकार से राज्य में हुआ एडवोकेट जनरल, जिसको हम महाधिवक्ता बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, महाधिवक्ता बोलते हैं, तो अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, यहाँ पे एडवोकेट जनरल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो चर्चा किया गया है 165 में चर्चा किया गया है, किसका, तो जिस तरह से वहां वो काम कर रहा था किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए, तो यहाँ पे ये किसके लिए काम करेगा, तो इसके लिए राज्य सरकार के लिए काम करेगा, राज्य सरकार के लिए काम करेगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति जो करता है ये राज्यपाल करता है, कौन, तो राज्यपाल। और उसका नियुक्ति कौन करता है, तो उसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। समझ में आ गया, चलिए। तो ये प्रसाद पर्यंत रहते हैं, क्या इसको संचित निधि से वेतन मिलेगा, नहीं, अरे ये वकील के रूप में काम कर रहा है तो केस लड़ेगा तो तुमको मिलेगा पैसा, केस नहीं लड़ेगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या संचित निधि से इसको पैसा मिलेगा, तो नहीं, ठीक है, ये वकील है तो वकील को पैसा परमानेंट दीजिएगा आप परमानेंट दीजिएगा आप अपना वकील को। जैसे आप अपना कोई वकील रखे हैं, ठीक है, तो आप अपना वकील रखे तो उसको महीना महीना दीजिएगा, इतना में बांध के रखें, अरे कोई केस होगा तो देंगे, नहीं तो चुपचाप जाओ घरे जाओ, ठीक है। इसी तरह से ये है, ये भारत सरकार की तरफ से वकील है, ये राज्य सरकार का वकील है। समझ में आ गया, चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है, लीजिए अभी हमने चर्चा किया था, तो कौन हो जाएगा जी, भारत सरकार के बोला है तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 76 प्रसाद पर्यंत काम करता है। एकात्मक सरकार, अभी हमने चर्चा किया था एकात्मक सरकार की, एकात्मक सरकार मतलब पूरी तरह से सेंट्रलाइज पावर है वहां पर, ठीक है, एकदम सेंट्रलाइज है, ठीक है ना। भारत की बात करते हैं, क्या पावर यहाँ सेंट्रलाइज है, अमेरिका की बात करते हैं, क्या पावर सेंट्रलाइज है, नहीं। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन में पावर सेंट्रलाइज है, ठीक है। एकात्मक सरकार यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था, यानी संघात्मक नहीं है, आधा संघात्मक है। संघ मतलब समझते ना है, संघात्मक मतलब क्या होता है जो, और ये आधा संघात्मक बोला है, ठीक है। देखिए जिसमें आप सुनते ना कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो शक्तियों है वो राज्यों के बीच में बंटवारा किया गया है। एकात्मक में क्या बंटवारा होता है, नहीं, एकात्मक में बंटवारा अभी हमने देखा, एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, ये क्वेश्चन, एकात्मक में शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आप वही संघात्मक में आ जाते हैं, यही तो संघात्मक में आपको क्या होता है कि बंटवारा देखने को मिलता है स्टेट के बीच में, सेंट्रल के बीच में, ठीक है। लेकिन हमारे कोई जो पॉलिटिशियन जो क्या थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो भारत का जो संविधान है ना अर्ध संघात्मक है, तो ये कौन कहा था, तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये कौन कहा था, केसी हियर ने, ठीक है, केसी हियर ने कहा था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तो याद करने वाली चीज है, तो इसको तो याद ही करके रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करते हैं इनके इनके बारे में, अंबेडकर के बारे में चर्चा करते हैं, तो इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय कहा था और आत्मा कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया था, जिला नियोजन समिति का, तो जिला नियोजन समिति यानी आप नगर पालिका की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा उस कौन सा संविधान संशोधन उसके लिए हुआ था, 74वां संविधान संशोधन, तो उसी में तो ऐड किया जाएगा, और कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए अब बातें कर लिए हैं तो आ जाते हैं, तो 73वां की बात करते हैं, तो 73वां संविधान संशोधन, और एक क्या होता है 74वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, तो ये होता है 73वां और 74वां की बात बोलते हैं, तो ये कब होता है 1992 में होता है,
ठीक है, 1992 में होता है। ये किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये किसके? पंचायती राज से संबंधित है। किससे? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से। ठीक है, और ये नगर पालिका से। ठीक है, नगर पालिका से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम बात करते हैं कि ये पंचायती राज में कितने विषय की चर्चा किया गया है? तो 29 और इसमें तो 18 गो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसको नगर पालिका को कौन सा अनुसूची में रखा गया है? तो 12वीं अनुसूची में, और इसको तो इसको 11वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, यानी स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट की बात बोला जा रहा है। किससे बोला जाता है? जो अभी हमने देखा जिसमें हम लोग के पास में ये पंचायती राज है, लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी स्थानीय लोग भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। मुखिया है तो मुखिया कहाँ का है? इंग्लैंड का है थोड़े नहीं, स्थानीय लोग ही ना है। ठीक है, तो यही स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, उसका जनक कौन था? तो उसका जनक कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इसका आंसर तो पता है। आगे देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? देखिएगा पंचायती राज है, देखिएगा अगर ये बात करते हैं तो हमने काफी बार इसको बताया है कि जितने भी समिति हैं, इससे हमने काफी समिति को बता चुका है। पंचायती राज से टोटल समिति को हमने बताया। यहाँ पे आया है तो फिर एक बार हम बता देते हैं। देखिएगा सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू होता है? तो 2 अक्टूबर को होता है। कहाँ पे? तो 1959 को। कहाँ? राजस्थान। ये राजस्थान का एक जिला कहाँ है? तो कभी कभी जिला भी पूछ दिया जाता है। इस जिला का नाम क्या है? तो इस जिला का नाम है नागौर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। अब देखिएगा, अब इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात होती है। इसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। तो उसके पहले क्या होता ना है कि ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। ठीक है, कब होता है? तो 1957 में इसका गठन होता है। किसका? बलवंत राय मेहता समिति का। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि भारत में क्या होगा ना कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाना है। क्या? यानी त्रिस्तरीय के सुझाव देते हैं, 3 स्तरीय का। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि संथानम समिति का गठन होता है। ठीक है, जितने भी जो कमेटी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, संथानम समिति। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा? सादिक अली समिति। कौन सा? सादिक अली। अरे थामिएगा तब शादी ब्याह होगा, समझ गए? उबियाने से नहीं होता है, बस इस तरह से याद रखिएगा। संथानम, हम थम के रहिए। फिर उसके बाद में सादिक होगा, फिर उसके बाद में अली समिति, सादिक अली समिति। ठीक है, और एक समिति क्या था? हनुमंता राय समिति, हनुमंता राय समिति। ठीक है, और एक समिति क्या था? 1977 में समिति आया था, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिए थे। ठीक है, फिर एक समिति आया था जो इंपॉर्टेंट है, उसका हम डेट लिख दे रहे हैं। 1986 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति आया था। इसका क्या था? ये पंचायती राज को संवैधानिक बनाने का प्रावधान किया था। तो तब तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान होगा, ये यही बोले थे कि पंचायती राज को संवैधानिक बना दीजिए। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन होता है। ये कब? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, और एक था पीके थुंगन समिति। कौन सा? पीके थुंगन समिति। और एक था गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति। देखिएगा जितने भी जो थे ना पंचायती राज से संबंधित समिति, सब हमने यहाँ पे रख दिया, एक भी आपको हमने नहीं छोड़ा। और नहीं होता है तो आप कहीं जो पैड कॉस्ट लिए हुए होंगे तो आप मिला करके देख लीजिएगा कि क्या कम कंटेंट हम दे रहे हैं क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम देखते हैं आंसर पे। अशोक मेहता समिति तो ये तो 1977 में किया गया था, द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, अरे भैया ये तो बोला था कोची कि आप पंचायती राज कर को आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, तो ये भी नहीं होगा। बीरप्पा मोइली समिति की हम कहीं चर्चा किए जी? तो ये सर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से हमने आपके सामने रखा है। थोड़ा मेहनत लगता है भाई, बट जितना इनपुट दे रहे हैं ना उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो समझ ही रहे होंगे, बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।